सिंगापुर का नाम तो सुना ही होगा। दुनिया का 20वां सबसे छोटा देश। इसका एरिया सिर्फ 710 किलोमीटर स्क्वायर है। आप लोग इमेजिन कर सकते हो इस कंट्री में नेशनल सोर्सेज विल बी वेरी लेस, बट डिस्पाइट ऑफ दिस कंट्री जीडीपी इज 396 बिलियन ह्यूज। तो यार तुम लोग सोच रहे हो कि इतना छोटा देश पर इतना डेवलप हाउ इज पॉसिबल। तो यार मैं किस लिए बैठा हूँ मैं बताता हूँ। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो फ्रॉम जीरो टू हीरो स्टोरी ऑफ सिंगापुर आफ्टर दिस इंट्रो। साल 1965 जगह सिंगापुर विभाजन हुआ है मलेशिया से, जहां पर उस टाइम वहां के लोग भूखमरी से परेशान हैं, लोग अफीम की लत के शिकार हैं और फूड शॉर्टेज है और रहने की भी जगह नहीं है। एम्प्लॉयमेंट लगभग शून्य है और कुछ चंद पैसे के लिए लोग चोरी डकैती और मर्डर करने के लिए तैयार हैं। बट आफ्टर 57 ईयर्स आज वही सिंगापुर दुनिया का सबसे कम करप्शन वाले देशों में चौथे स्थान पर आता है और सेफ्टी के मामले में 5वें पे और एशिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। बट आप लोगों के मन में यह आ रहा हो कि 50 सालों में ऐसा क्या हुआ जो सिंगापुर 20th सेंचुरी का सबसे डेवलप कंट्री बन गया। तो ये सब कैसे हुआ, तो इसके लिए हम लोग को थोड़ा समय पीछे जाना होगा। दरअसल 19वीं सेंचुरी की सबसे ताकतवर ट्रेडिंग कंपनी जिसका नाम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसने साउथ ईस्ट एशिया के समुद्री क्षेत्र को अपना ट्रेडिंग रूट बना लिया था और देखते ही देखते ये रूट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे प्रॉफिटेबल रूट पर हो गया। इस रूट के जरिए कंपनी का आधा हिस्सा रेवेन्यू यही जनरेट करने लगी थी। दैट्स वाई रीजन को सेफ बनाना उनके लिए बहुत ज़रूरी था। इसी रीजन के एक छोटे से आइलैंड पर उन्होंने एक सी पोर्ट बनाया और ये आइलैंड कोई और नहीं, ये आज का सिंगापुर था और इस पोर्ट को टैक्स फ्री रखा गया था और इसके बाद ये पोर्ट दुनिया भर के ट्रेडर्स की नज़र में आ गया था। और भले ये जगह ट्रेडर्स के व्यापार के लिए अच्छी बन गई थी, बट वहाँ रहने वाले लोगों की स्थिति अच्छी नहीं थी। प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन की कमी की वजह से यहाँ पर लोगों की स्थिति खराब होने लगी और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान मलाया पे जापान ने हमला कर दिया। जापान के हमले के बाद ये जगह बर्बाद हो गई। ब्रिटिशर जिन्होंने इस जगह से बहुत पैसे कमाए थे उन्होंने भी इनकी मदद नहीं की और इस नाजुक समय में वहाँ के लोगों के लिए मदद नहीं की थी, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों में ब्रिटिशर के लिए नफरत उमड़ गई। और इस नाजुक समय में वहाँ के लोगों के लिए एक बहुत बहादुर नेता उभर कर आए जिनका नाम था ली कुआन यू, जिन्होंने एक पार्टी बनाई जिसका नाम रखा पीपल एक्शन पार्टी उर्फ पीएपी और साल 1959 में वे माल्या के प्रधानमंत्री चुने गए। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, माल्या उस टाइम का मलेशिया था, क्योंकि उस टाइम मलेशिया और सिंगापुर एक ही थे और उनके प्रधानमंत्री बनते ही रिलीजन विवाद के चक्कर में 9 अगस्त 1965 में सिंगापुर और मलेशिया का विभाजन हो गया। और इस ऑपरेशन के बाद ही सिंगापुर में 80% से ज़्यादा लोग इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहे थे और लोग खाली करप्शन वायलेंस में जूझे हुए थे। इस खराब हालात को देखकर ली कुआन यू ने यह डिसाइड किया कि ये अपनी जनता को इस खराब हालात से निकाल कर ही रहेंगे। उन्होंने देश के अंदर बहुत सारी स्ट्रिक्ट पॉलिसी लागू की। इनकी गवर्नमेंट के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच को बंद कर दिया, वायलेंस और करप्शन करने वाले लोगों को स्ट्रिक्ट सजा देना शुरू कर दिया। देश की सफाई को देखकर नए नए कानून बनाए गए, जहाँ तक कि च्युइंगम को भी बंद कर दिया। ज़रूर लोगों को उस समय ये बहुत ख़राब लगा था, लेकिन ये देश के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी था। और ये नई कानून और पॉलिसी लागू करने कुछ ही समय बाद लोगों में पॉजिटिव रिजल्ट दिखने लगे। आर्थिक और राजनीतिक तंगी में भी कमी दिखाई देने लगी। बट ये तो अभी सिर्फ शुरुआत थी। सिंगापुर के बाकी सभी क्राइसिस तो अच्छे से हैंडल हो गए थे, बट हाउसिंग सिस्टम बहुत ख़राब था। एक 1965 की रिपोर्ट के हिसाब से यहाँ पर खाली 5% लोगों के पास खुद का घर था उस टाइम। देश के ज़्यादातर लोग बस्ती में रहा करते थे। इस चीज़ पर ली कुआन यू ने नज़र डाली और उन्होंने एक कानून पास किया जिसके तहत सरकार जमीन सस्ते में खरीद सकती थी और उन्होंने ज़मीन बड़े पैमाने में खरीदी गई और उस पर रहने वाले सस्ते घरों को बनाया गया जैसे नॉर्मल पीपल इन घर को आसानी से खरीद सकें। इसलिए एक और लॉ भी पास किया गया जिसके तहत लोगों को सैलरी 25% हिस्सा गवर्नमेंट को प्रोविडेंट फंड में दिया जाएगा और साथ ही में सैलरी का 25% का डोनेशन गवर्नमेंट तरफ से भी मिलने लगा।
इस तरह लोगों को 50% सेविंग फंड दिया जाने लगा, जिसके चलते लोगों ने घर खरीदना काफ़ी आसान हो गया। बट अभी सबसे बड़ा मुसीबत तो बाकी था, जिसका नाम था अनएम्प्लॉयमेंट। तो उससे लड़ने के लिए ली क्वान यू ने फॉरेन कंपनीज को बिजनेस इन्वेस्टमेंट के लिए सिंगापुर में इनवाइट किया। उन्होंने इसके लिए एक पॉलिसी भी लागू की, जिसका नाम था नो टैक्स पॉलिसीज को भी लागू किया, जिसके तहत किसी भी फॉरेन कंपनी को शुरुआती 10 साल में कोई भी टैक्स नहीं भरना होगा। और इसको देखते ही देखते बड़ी बड़ी कंपनियां सिंगापुर में इन्वेस्टमेंट के लिए हाथ मिलाने लगी और लोगों के बीच बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुए। एंड दैट्स हाउ सिंगापुर बिकम फ्रॉम जीरो टू हीरो, एशियाज नंबर 1 कंट्री।